लास्ट एपिसोड में देखते हैं जिनवॉल टूनकिस को मुंह को चीरते हुए बाहर क्यों आता है। लिविडोन कहता है जिनवॉल ने अपनी बॉडी को ठीक करने से मिलने वाले एनर्जी को एक अनोखे हमले में बदल देता है। वो तो मानो चलता फिरता बॉम्ब है। लेकिन उसी पल टूनकिस ने अपना जबड़ा खिसकाकर जानलेवा चोट से बचने में कामयाबी हासिल कर ली। गॉर्ग कहता है किसने सोचा होगा कि रिजेनेरेशन का यूज हमले के लिए भी किया जा सकता है। अगर वह इस तरह का हमला एक या दो बार कर पाया तो पैनोन कहता तुम सही कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो ये मैच इंसानों के लिए आसान जीत साबित हो सकता है। तभी एक शख्स पैनोन से कहता छी तुम्हारी लड़ने की एबिलिटी जितनी शानदार तुम्हारा मैच का अंदाजा लगाना उतना ही गलत है। दुर्भाग्य से पृथ्वीवासी के लिए वही हमला जीतने का उनका एकमात्र मौका था। टूनकिस दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पृथ्वीवासी के जीतने की संभावना 0 है। उसका जीतने का कोई भी चांस नहीं है। गॉर्ग कहता है किसने कहा कि तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। वो शख्स कहता है कम ऑन थोड़ा आराम करो। और ये स्पेस जर्नलिस्ट सिविलाइजेशन इनका प्लेनेट रैंक काफी अननोन है। और ये एक्रामैन प्लेनेट एनफोरियास होती है जो कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एक्रामैन हूँ, एवरेज स्पेस जर्नलिस्ट। मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ जिसने अग्नि को हराया। इतना ही नहीं उन्होंने वॉटर्स के हमला को भी रोक दिया जिसे अजय माना जाता है। पैनोन कहता तुमने ये कैसे किया? शायद ही किसी को पता चला था कि मैं उस फाइट में शामिल था। एक्रामैन कहता मैंने तुमसे कहा था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे अपने तरीके हैं। लेकिन पैनोन कह रहा होता पीछे हटो। ठीक है तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि पृथ्वीवासी की जीतने की संभावना 0 है? वो इंसान असल में वही है जिसने वॉटर्स के खिलाफ भयंकर फाइट लड़ी। एक्रामैन कहता भले ही वॉटर्स अपनी एनर्जी का सिर्फ 1000वां हिस्सा यूज कर रहा है, उस फाइट से बच निकलना सच में इम्प्रेसिव है। फिर भी वो सिर्फ अपने रिजेनेरेशन के कारण ही जिंदा रह सका। जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा एक जानवर और गर्व से खड़े एक वॉरियर के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉटर्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा। गॉर्ग कहता फिर भी क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर के खिलाफ बच निकला था, हो सकता है कि वो सिर्फ लेवल 3 की सिविलाइजेशन की वॉरियर से हार सकता है। एक्रामैन कहता तुम्हें पता है क्या, तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक जीत की वजह से तुम किसी हाई सिविलाइजेशन की प्रतिनिधि को कम आंक रहे हो? यूनिवर्स में 1300 रैंक पर आने वाले सिविलाइजेशन के पास सदियों का एक्सपीरियंस है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम देखते हैं टूनकिस एक जबरदस्त अटैक बनाते हुए जिनवॉल की तरफ आगे बढ़ता है। चीखते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है। गॉर्ग हैरान कहता है क्या वो बड़ी से चीज अचानक कहाँ से आई? एक्रामैन कहता अचानक से कहने का क्या मतलब है? वो तो हमेशा से उसके पास ही था। गॉर्ग कहता क्या तुम्हारा मतलब उन चीजों से जो मार्वल की जैसी दिखती थी? एक्रामैन कहता यूनिवर्स में ज्यादातर लोग मैग्नेट फील्ड को सिर्फ टेलीकिनेसिस समझकर ही कम आंकते हैं, लेकिन टूनकिस मेटल को मॉलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो मेटल को बहुत ही ज्यादा दबाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। और हम देखते हैं उस अटैक से जिनवॉल का फेस से कंकाल तक दिखने लगता है, फिर भी वो अटैक करने के लिए आगे कौन बढ़ता है। एक्रामैन कहता अभी टूनकिस जिस मेटल को कंट्रोल कर रहा है, तभी देखते हैं टूनकिस के चेहरे पे एक आर्मर सा आ जाता है और जिनवॉल भी उस पर जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवॉल का धड़ अलग हो चुका होता है। और एक्रामैन कहता वो पृथ्वीवासी वो लगभग यूनिवर्स के सबसे बड़े वॉरशिप से लड़ने के बराबर है। गॉर्ग कहता ये क्या बकवास है? तो क्या वो इतने समय से अपने एबिलिटी को छिपा रहा था? क्या वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था? एक्रामैन कहता खैर शायद लेवल 1 के सिविलाइजेशन को ऐसा ही लगेगा। इससे गॉर्ग चिढ़ जाता है। एक्रामैन कहता है मेरा इरादा तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था, इसलिए शांत हो जाओ। AGSP टूर्नामेंट एक ऐसी कंपटीशन है जिसे पूरी दुनिया देखती है ना? दूसरे शब्दों में कहते ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। हर 100 साल में एक बार किया जाता है ताकि अलग अलग सिविलाइजेशन की टेक्निक और खासियत को दिखाया जा सके। फिर भी इसी मंच पर उसने एक नॉर्मल धरतीवासी के खिलाफ अपनी सारी ताकत और एबिलिटी दिखा दी। दूसरे शब्दों में टूनकिस जीत भी जाए फिर भी उसके लिए हारी है। और होता भी ऐसा ही, टूनकिस लगातार जिनवॉल पे भारी पड़ने लगता है। एक्रामैन बताता इतना नहीं, टूनकिस जिस मेटल का यूज कर रहा है वो फिक्सी के लिए दिल जितनी जरूरी है, इसलिए लेवल 1 की सिविलाइजेशन के खिलाफ इसका यूज करना भी उसके लिए शर्म की बात मानी जाएगी। टूनकिस अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है मेरे स्पीसीज फिक्सीज जो यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन लोहार माने जाते हैं, उनके बॉडी में जन्म से कई 100 ग्राम मेटल होता है। जब ये 6 महीने के होते होते ये मेटल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर आयरन एक्सपेल्शन नाम की प्रोसेसर के जरिए वो उस मेटल को अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकले उस लोहे को सोल स्टील कहा जाता है। हालांकि ये मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग या काम के नहीं होते। हर फिक्सी सोल स्टोल को अपनी बॉडी का हिस्सा और एक डिफेंस सोल मानता है। लेकिन कुछ 100 साल बाद जब गैलेक्टिक एलियन हमारे पास आए तब इस आयरन एक्सप्लेशन का मतलब पूरी तरह से बदल गया। हम फिक्सीज हमेशा फाइट और वॉर से दूर रहते थे, लेकिन अपने पहले GSP टूर्नामेंट में हमें पूरी तरह से हरा दिया गया। जब उस मैच को पूरे यूनिवर्स में दिखाया गया तो हमारी शांति प्रिय सिविलाइजेशन का मजाक उड़ाया जाने लगा और हमें अपमान सहना पड़ा। आखिरकार व्यापार के नाम पर हमारे साधन को भी लूट जाने लगे। अपने लोगों को इस तरह तकलीफ में देखकर राजा से रहा नहीं गया, इसलिए राजा ने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने नवजात बच्चों को 6 महीने तक जबरदस्ती मेटल खिलाने का ऑर्डर दिया। राजा को लगा कि उनके बॉडी में जमा होने वाले ज्यादा लोहा उनके सेल स्टील को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। हालांकि इस प्रयोग में 70% से ज्यादा बच्चे मर गए क्योंकि वो अपनी बॉडी से लोहा बाहर नहीं निकाल पाए। बॉडी का अंदर मेटल का फ्लो सही ना होने के कारण थोड़े बच्चे बच के उनके सेल स्टील भी ज्यादातर बेहद कमजोर और बेकार मेटल निकले। फिर भी उनमें से 1% चुने हुए बच्चे ने ऐसे मेटल
बनाए जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और बहुत ही पावरफुल थी। और मैं टूनकीज राजा का प्यारा राजकुमार अपने आयरन एक्सप्लोजन टेस्टिंग जिसे आप ट्रायल कहा जाता है सफलतापूर्वक पार कर गया और इटर्नल स्टील का मालिक बन गया। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका वजन करोड़ों ग्राम है। एक फिक्सी हंसते हुए कहता मैं इससे बहुत ही इम्प्रेस हूँ कि तुम इसे पहले इतने अच्छे तरह से संभाल रहे हो महाराज। टूनकीज कहता ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपने डेथ ट्रायल के दौरान इस एनर्जी का निर्माण किया था आखिरकार। टूनकीज सोने लगता है, वो बंदा उसे कहानी सुनाते हुए कहता है और इसी तरह फिक्सी महान वॉरियर बन गए। हमने अपने जैसे ना जाने कितने लोगों की जान बचाई। फिर वो वहाँ से उठ जाता और जाते हुए कहता तुम्हें अच्छे सपने आए। एक फिक्सी कहता तुमने सुना ऐसा लगता है कि प्रिंस टूनकीज का तो ट्रायल ही नहीं चला। दूसरा कहता राजा ने शायद उसे किसी से लेकर राजकुमार को दे दिया होगा। दूसरा कहता क्या ये तो सरासर अन्याय है, वो इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। काश मुझे अगले जन्म में राजकुमार बनने का मौका मिले। ये सब टूनकीज भी सुन लेता और हैरान कहता क्या भागते हुए कहता नहीं ये सच नहीं हो सकता। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि बड़े होने के बाद तुम्हारे बॉडी से निकलने वाले मेटल भी ट्रायल की स्टील जैसी होती है? लेकिन जो मेरे आंखों के सामने रचा गया वो मेटल बहुत ही कमजोर और खराब निकली। इसकी संरचना पूरी तरह से अलग है। तो ये इटर्नल स्टील किसका है? हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। वो फोटो को देखते हुए कहता है क्या ये चैमलिन दादाजी और उनके फैमिली की तस्वीर नहीं है? मुझे पता चला कि इटर्नल स्टील असल में कहाँ से आया था। वो शख्स आते हुए कहता है योर हाइनेस। वो घबराते अपने पावर का यूज करते हुए कहता नहीं मैंने इसे चुराया नहीं है, मुझे नहीं पता था। जिससे वहाँ का कफ टूट जाता हम देखते काफी हैरान नजर आ रहा था क्योंकि वो उस मार्बल को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। कहता मुझे नहीं पता था कि ये आप थे ग्रैंडपा, मेरा इरादा अपनी एबिलिटी का यूज करने का नहीं था। मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। लेकिन वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता योर हाइनेस मुझे आपसे कुछ कहना है। टूनकीज कहता आप बाद में बता सकता है अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो। उसका ग्रैंडपा कहता नहीं ये अभी ही होनी चाहिए। टूनकीज बताता चैमलिन ग्रेस ने बताया कि आयरन एक्सप्लोजन की प्रोसेस से गुजरने के कुछ समय बाद उसके अपने पोते के इसके साइड इफेक्ट के कारण मौत हो गई थी। और जब उसे उसी समय मेरे जन्म के बारे में पता चला तो उसने इटर्नल स्टील को अपने पुराने दोस्त राजा को सौंप दिया। चैम्बरलेन कहता सच्चाई जो भी हो इटर्नल स्टील को यूज करने की तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे अपने मेहनत का नतीजा है। इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम फिक्सी को बचा पाओगे। टूनकीज बताता मैंने कुछ देर बाद बाकी लोगों को बुलाया लेकिन दादाजी पहले ही मर चुके थे। तब से मैंने खुद से वादा किया कि अपने सिविलाइजेशन को दूसरे सिविलाइजेशन से ऊपर उठाने के लिए मैं इस इटर्नल स्टील के साथ तभी लीवाडोन कहता अनबिलीवेबल धरती का प्रतिनिधि जिनवोल माँ फिर से हिलना शुरू कर दिया। टूनकीज भी काफी हैरान कहता क्या ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं लेवल 3 के सिविलाइजेशन होने के बावजूद मेरी कोस्मो एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। फिर भी लेवल 1 के बीइंग के पास अभी भी चलने फिरने के लिए एनर्जी कैसे बची हुई है? अभी हम देखते हैं जिनवोल इविल स्माइल देता है। क्या उसकी कोई लिमिट नहीं है? वो कितनी बार रिकवर हो सकता है? टूनकीज भी अपने लिमिट तक पहुंच चुका होता है फिर भी अपने मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए कहता है तुम घिनौना कीड़े मैं तुम्हें तब तक बार बार मारूंगा जब तक तुम हमेशा के लिए खत्म ना हो जाओ। और वो एक स्पेयर टाइप अटैक बनाता लेकिन उससे पहले ही जिनवोल अपनी जगह से गायब हो जाता है जिससे वो हैरान हो जाता है। पलक झपकते ही जिनवोल उसके पास पहुंच जाता है। टूनकीज भी मन में कहता कैसे वो तो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लीवाडोन कहता जिनवोल बहुत ही तेजी से टूनकी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एक्रामैन कहता ये बुरा नहीं है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। फिक्स का स्किन मेटल से भी कहीं ज्यादा कठोर होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवोल के अटैक से उसका आधा चेहरा उड़ जाता है। लीवाडोन भी कहता ओ गॉड जिनवोल के हमले से टूनकीज का राइट गाल उड़ गया लेकिन टूनकीज ने तुरंत अपने बड़े से स्पेयर से पलटवार किया जो अटैक जिनवोल के आधे बॉडी पे लगता है। लेकिन टूनकीज उसे ही देख रहा था तभी जिनवोल खड़ा होते उस पर दोबारा अटैक कर देता है जिससे वो पीछे को गिरने लगता है। लेकिन जिनवोल दोबारा आगे बढ़ता है उसके पेट में जबरदस्त किक जड़ देता है। टूनकीज भी मन में कहता ये कमीना क्या इस तरह की पावर को उसने अब तक छिपा के रखा था। जिनवोल कहते मुझे नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन मेरी एनर्जी फ्लो वापस आ गई है। इसे जल्दी और साफ सुथरे तरीके से खत्म करने का समय आ गया है। जिनवोल का अटैक से पूरा एरिना ही धूल से भर जाता है। सभी उस फाइट को देखते हुए कहते कितना भयानक विस्फोट है। क्या रिजेनेशन होना ही उसकी एकमात्र एबिलिटी नहीं थी? रीना कहती बिल्कुल सही वो जिनवोल है। मुझे पता था कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन रोबोट कहता चुप रहो शांत रहो पृथ्वीवासी। हम देखते उस अटैक की रोशनी से दूसरा फिक्स अपने आप को बचाता है। खुद को संभालते हुए कहता नहीं प्रिंस टूनकीज। एक्रामैन कहता किसने सोचा होगा कि वो इतनी जबरदस्त पावर को छिपा के रखेगा। इससे हालात पूरी तरह से बदल जाती है। फिक्सी अपने ताकत और डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। अभी टूनकीज में उस हमले को रोकने की फुर्ती होना नामुमकिन। तभी गौर कहता टूनकीज ने बड़े मुश्किल से समय रहते एक शील्ड बनाने में कामयाबी पाई। एक्रामैन कहता कम ऑन अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या हुआ? इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? जिनवोल कहता ये चीज बहुत ही ठोस है। एक अटैक जिनवोल के पेट के आर पार हो जाता है। टूनकीज कहता है अपनी औकात जानो कचरे के टुकड़े। चाहे तुम कितने बार भी रिकवर हो जाओ तुम इटर्नल स्टील को भेद नहीं पाओगे। जब तक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल इटर्नल स्टील कायम है तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जिनवोल कहता है मेटल। उसे अपने फिक्स के साथ फाइट याद आ जाता है। कहता ओ हाँ। तभी लीवाडोन कहता टूनकीज ने अपनी चारों ओर इटर्नल स्टील का शील्ड बना लिया। टूनकीज मन में कहता उसका बॉडी का ठीक होना भी एनर्जी पर निर्भर है यानी उसका एक लिमिट है। अगर मैं तब तक टिक जाऊँ जब तक कि उसकी सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। लेकिन तभी जिनवोल उस शील्ड को चीरते हुए
थंडर कोड आता है जिससे वो काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है। लोग कभी पसीने छूटने लगता है, कहता है वो कमीना कहीं वो चुराई हुई एबिलिटी का यूज तो नहीं कर रहा। टुनकिस कहता है ये कैसे, तभी जिनवोल्ट का हाथ उसके चेहरे पे पड़ता है और वो उसे बाहर की ओर फेंकता है, जिससे टुनकिस मन में कहता है इटर्नल स्टील क्या हमारे लोगों का गौरव चकनाचूर हो गया। लेकिन तभी पोलो कहता है प्रिंस टुनकिस वो पृथ्वीवासी भी हमारी तरह मैग्नेट फील्ड का यूज कर सकता है। टुनकिस हैरानी से कहता है क्या एक लेवल 1 का सिविलाइजेशन ऐसा कर सकता है, 2 से ज्यादा कोस्मो पावर का यूज। जिनवोल्ट उसी के मेटल से एक शॉर्ट टाइप वेपन बना लेता है, उसका ध्यान उस पर जाता है। जिनवोल्ट उसी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये तुम तो बिल्कुल ही कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इटर्नल स्टील को अपने हाथों से छूने की। वो सारे मेटल को अपनी बॉडी पे चढ़ाते हुए कहता है तुम्हें इसके लिए अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो अपनी पूरी बॉडी को आर्मर से ढक लेता है और उसी के साथ जिनवोल्ट वो जबरदस्त अटैक करता है। जिनवोल्ट कहता है खैर अब तुम आर्मर के पीछे छिप रहे हो ठीक है, लेकिन तभी टुनकिस उस पर अटैक कर देता है। जिनवोल्ट मन में कहता है डैम इट, उसके कंट्रोल किए जा रहे मेटल पे अपना कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है। लिवाडोन कहता है जिनवोल्ट ने सच में अपने सिर को अलग कर दिया और उसे फेंक दिया। अपने तेजी से ठीक होने वाले एबिलिटी का फायदा उठाकर उसने भागने की बहुत बड़ी कोशिश की। जिनवोल्ट मन में कहता तो अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं लगता कि उसके स्किन को भेजना आसान होगा। रुको आर्मर आर्मर जरा सोचो तो सही। और हम एक फ्लैशबैक देखते जिसमें एक शख्स हंसते हुए कहता तुमने गलत दुश्मन चुन लिया बच्चे, अगर तुम मुझ पर इनविजिबल आयरन किंग पे अचानक हमला करना चाहते तो तुम्हें कम से कम छिपे हुए हथियार में माहिर को अपने साथ लाना चाहिए था। अब मैं मार्शल आर्ट के जरिए तुम्हें खुद ही निपटा दूंगा। तभी एक शख्स कहता है मैंगाडोल मार्शल आर्ट के 7 ग्रेट ट्रेजर में से एक ब्लैक टेटारोस आर्मर का मालिक। लगता है अफवाह झूठी है क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे के सामने अपनी ताकत का घमंड कर रहे हो। मैंडा डेल कहता अब तुम कौन हो। वो मास्टर कहता तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम इसलिए डर रहे क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। इसको भड़क जाता कहता तुम कमीने। जिनवोल्ट उसके पीछे ये सब देख रहा होता है और प्रेजेंट में कहता हाँ इतना ही। और वो टुनकिस की तरफ आगे और बढ़ता है, टुनकिस उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जिनवोल्ट उससे बचते हुए कहता जैसा कि मैंने सोचा था ये एक शानदार चॉइस था उस दिन उस स्किल को चुनना, वो एसेंस शैटरिंग फिस्ट। और वो टुनकिस पे एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे सभी उस अटैक को देखने लगते हैं। टुनकिस भी अपने जगह पे ही जम जाता है, हंसते हुए कहता क्या तुम्हें अब समझ में आया, तुम कभी भी इटर्नल स्टील को तोड़ नहीं सकते। लेकिन तभी उस आर्मर से लगातार ब्लड आने लगता है। जिनवोल्ट कहता मेटल बेशक काफी शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम सबसे जरूरी बात भूल गए, ब्लेड कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, जीत हथियार से नहीं बल्कि उसे चलाने वाले से तय होती है। टुनकिस का काम वहीं पे खत्म हो जाता है, जिससे लिवाडोन कहता है असेसमेंट पूरा हो गया है, टुनकिस अब मैच को जारी नहीं रख सकते, मैच खत्म हो गया। गोरा एक्रेमाइन को चिराते हुए कहता क्या तुमने देखा ये वही फर्स्ट लेवल की सिविलाइजेशन है। पेनोन कहता अगर तुम इन्फोनर से बात कर रहे हो तो पहले ही जा चुकी है। एक्रेमाइन वहाँ से जा रही होती है और कहती है गैलेक्सी को बनने हुए लगभग 15 अरब साल हो चुके हैं, यूनिवर्स में चाहे कितनी भी असीम पावर क्यों ना हो, मुझे लगा था कि हर मुमकिन हालात पहले ही आ चुके हैं, तो फिर उस पृथ्वीवासी के इस पावर के बारे में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। अगर हमारे खुफिया एजेंसी के पास भी इसका रिकॉर्ड नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि ये एक नई एबिलिटी का उदय है या किसी ने जानबूझकर इसे छिपाया है। एक पृथ्वीवासी है ना, अब तो ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लिवाडोन कहता इस राउंड का विजेता जिनवोल्ट माँ है, पृथ्वी का प्रतिनिधि। लेवल 1 का सिविलाइजेशन का बॉर्डर एक बार फिर से जीत हासिल कर लिया है। कमांडर कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रीना ने जो कहा था वो सच था। जिसने सोचा होगा कि इंसान इतना पावरफुल हो सकता है मैं अपनी आंखों के सामने इतिहास में याद रखा जाने वाला एक पल को देख रहा हूँ। जिनवोल्ट इटर्नल स्टील से एक वेपन बनाने लगता है। लिवाडोन कहता लेवल 1 की सिविलाइजेशन ने हाई लेवल के सिविलाइजेशन को हरा दिया है इस टूर्नामेंट में पहले से ही। लेकिन जिनवोल्ट अपना जिनवोल्ट होता है, लिवाडोन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी वो अजीब सी ऑरा मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, ये तुम्हें ही थे इस दुनिया में टॉप पे खड़े रहने वाले। फैंटम वेल स्ट्राइक से अटैक करते उसके बॉडी से आर पार हो जाता है, लेकिन तभी जिनवोल्ट को झटका लगता है, उसका पूरा बॉडी भाप बनकर गायब होने लगता है। वहाँ पे सिर्फ कंकाल ही बच जाते हैं और हम इसी बात से एक एनसेपियन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। कमांडर के चीख निकल जाता है, कहते हैं बिल्कुल नहीं। लिवाडोन कहता है मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ, इस मैच में कोई भी नहीं जीता है, कोई आओ और इसे हटाओ। एक रोबोट कहता लॉर्ड लिवाडोन आपका मैच इस समय का सबसे ज्यादा देखने वाला मैच बन गया है। लिवाडोन हैरान कहता क्या ड्रोन कहता लाइव व्यूअर 800 मिलियन हो गया है, अभी सेक्टर 5 में तुम्हारा मैच सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। लिवाडोन कहता अभी इस समय सबसे ज्यादा लोग इसे देख रहे हैं। ड्रोन कहता हाँ 900 सालों में ये पहली बार हुआ है। लिवाडोन भी इससे काफी ज्यादा हैरान होता है। लिवाडोन कहता मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उनसे कम पॉपुलर हूँ। एक क्रिएचर आके जिनवोल्ट के बॉडी को उठाने लगता है, जिसे लिवाडोन कहता रुको तुम ये क्या कर रहे हो। वो बस कहता आपने इसे अभी हटाने के लिए कहता उससे पहले उसकी बॉडी भाप बन जाते हैं। बता देता लिवाडोन एनसेपियन। लिवाडोन कहता तुमने अभी अभी क्या कहा, हमारे स्टार प्लेयर के लिए, और ये एक गॉड ऑफ ग्रीड है, एग्जिस्टेंस में मौजूद 6 गॉड में से एक। लिवाडोन कहता तो फिर मुझे अपने स्टार प्लेयर की देखभाल की जिम्मा किसे सौंपना चाहिए, बेहतर यही होगा कि उन्हें उसी के सिविलाइजेशन के किसी हाथों में सौंप दिया जाए। रोबोट कहता समझ गया ये चीज आपकी सिविलाइजेशन के सपने से कहीं ज्यादा कीमती है और तुमने इसे तोड़ दिया। रीना मन में कहती सोच रही मैच अब किस तरह चल रहा होगा। मिड गेम तक तो जिनवोल्ट निश्चित रूप से आगे था, लेकिन टुनकिस भी वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर में से एक है। रोबोट
कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? रीना कहती हाँ मैं सुना है कि टुनकिस कितने पावरफुल होते हैं। ड्रोन कहता तुम नहीं सुन रहे, पृथ्वीवासी मेरे साथ आओ। लॉर्ड लिवाडॉन ने तुम्हें खुद जाकर अपने खिलाड़ी को वापस लाने का ऑर्डर दिया है। रीना कहती है लिवाडॉन तुम्हारा मतलब उस एनसेपियन से, वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? डैम इट, इस नीच बदमाश ने इस बार क्या कर दिया? ड्रोन कहता मैं तुमसे मरम्मत का पूरा लगान वसूल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखे। एक ड्रोन कहता लॉर्ड लिवाडॉन मैंने उसे लेके आ गया हूँ। लिवाडॉन कहता तुम यहाँ पे हो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारा सिविलाइजेशन के प्रतिनिधि अकेले वापस आने के हालात में नहीं है। मैंने उसे थोड़ी सी इलाज दे दी है, तो अगर तुम इसे रिकवरी रूम में ले जाते हो तो वो ठीक हो जाएगा। तभी जिनवॉल का आँख खुलता काफी हैरान कहता मैं कहाँ हूँ? रीना भी जागते हुए कहती तुम सच में जिंदा हो, तुम्हारे पास तो सच में बहुत ही कमाल की स्किल है। अच्छा हो गया मैंने ठीक होने के बाद ही तुम्हें पट्टी लगाने पे जोर दिया। जिनवॉल कहता तुम यहाँ पे क्यों हो और ये सब क्या है? रीना कहती है शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारे ठीक करने के लिए है। जिनवॉल कहता मदद, मेरी मदद करने की हिम्मत कौन करेगा? रीना कहती है तुम बेवकूफ हो और कौन? इस यूनिवर्स का सबसे कमजोर सिविलाइजेशन का एक इंसान, उस ब्रेसलेट जो तुम्हारे गले में लगे हैं। अब तुम भी हम सब की तरह एक नॉर्मल इंसान हो। जिनवॉल भड़कते हुए कहता बकवास, इसे अभी उतारो। रीना कहती है देखो तुम्हें इतनी पावर नहीं है कि तुम इससे खुद को आजाद कर सको। इस हाफी भरता काफी शांत हो जाता है जिससे रीना भी हैरान हो जाती है। जिनवॉल उनमें कहता है ये क्या हो रहा है? मेरे एनर्जी चैनल ठीक है लेकिन मुझे अपने अंदर किसी भी तरह के एनर्जी फ्लो महसूस नहीं हो रहा। रीना कहती है तो जीएसपी टूर्नामेंट में खुद हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिनवॉल कहता क्या? और रीना कहती है वही मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जिसमें मैंने तुम्हें धरती के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने के लिए कहा था। जिनवॉल कहता एक सेकंड रुको, और रीना कहती है बिल्कुल सही, जिस जगह तुमने उस स्टील बदमाश से लड़ाई की थी वो टूर्नामेंट का एरिना था। तो क्या तुम टूर्नामेंट आगे भी जारी रखना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें उस डिवाइस से आजाद कर दूंगी। जिनवॉल कहता चुप रहो और मुझे छोड़ो। रीना मन में कहती जैसे कि उम्मीद था इस तरह की धमकी बिल्कुल भी काम नहीं करती। फिर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मुझे अगले और भी जोखिम भरा ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। कहते ठीक है मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी, लेकिन जैसे वो छोड़ती रीना को वो गला पकड़ लेता है। कहता अगर तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो तो बेहतर होगा कि इस डिवाइस को तुम मेरे गले से हटा दो अभी के अभी। तभी कोई आते हुए कहता रीना मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? और ये मार्शल ब्लेड होता है जो कहते क्या तुम दोनों के बीच का ही सुनी हो रही है। जिनवॉल कहता अब ये कौन है भला? रीना कहती जिनवॉल तुम कभी भी उसे हराकर खुद से नहीं उतार पाओगे, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। जिनवॉल कहता एक शर्त? रीना कहती अगर तुम उस शख्स को हरा देते हो मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन को हटा दूंगी, फिर तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो मैं इसकी जगह बाकी सभी मुकाबले में लड़ना होगा। इस बात से ब्लेड भी कंफ्यूज नजर आ रहा होता है। फिर हम एक हॉल का सीन देखते हैं। जिनवॉल कहता मुझे कब लड़ना होगा? खाना खाते हुए कहता मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, सलर इस चीज से अभी। रीना कहती अभी, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। जिनवॉल कहता मैं भूख से मरे जा रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो कि तुम जैसे कमजोर लोगों को हर दिन इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। रीना कहती तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी भूख का सामना ना किया हो। जिनवॉल कहता खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत ज्यादा समय हो गया है। रीना कहती सच में क्या तुम ये कह रहे हो कि पुराने समय में लोगों को खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी? जिनवॉल कहता लेकिन ज्यादातर मामलों में हम तुम जैसे फ्यूचर के कमजोर लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। रीना कहती है कमजोर मार्शल के सामने आने पर ही पता चलेगा कि असली कमजोर कौन है। जिनवॉल कहता तुम्हारा मतलब उस बेवकूफ से जो वहाँ पे खड़ा है। रीना कहती है मार्शल यूं ही बैठकर खाना मत खाओ, कुछ बोलो। मार्शल कहता मेरे पास मार्शल आर्ट के 40 से ज्यादा रैंक है, मैंने हर तरह के वेपन को चलाने की टेक्निक में महारत हासिल की है, हालांकि मैंने अपना एक हाथ पैर खो दिया। जिनवॉल कहता नतीजा वही होगा चाहे तुम्हारे पास हाथ पैर हो या ना हो। मार्शल कहता तुमने क्या कहा बदमाश? जिनवॉल कहता मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है, इसलिए समय बर्बाद करना बंद करो, अपनी हार को मान लो। मार्शल कहता देखो अगर तुम इस बारे में सोचो तो हाथ और पैर खोने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तुमसे ही बदला लेना चाहता था। जिनवॉल कहता अपनी कमजोरी के लिए बहाना बनाना बंद करो कमजोर। मार्शल कहता तुमने मुझे क्या कहा? क्या तुम खुद को महान समझते हो? रीना कहते ठीक है अब जब तुम दोनों का खाना खत्म हो गया तो इसे भी खत्म करने का समय आ गया। फिर हम फ्लोर B18 जीएसपी प्रैक्टिस स्टेडियम को देखते हैं। वो तीनों वहाँ पे आते। रीना कहते बस यही है एक ऐसी जगह जहाँ तुम दोनों बिना किसी रुकावट को लड़ सकते हो। जिनवॉल कहता हम तो ये सब रेस्टोरेंट में भी कर सकते थे, हमें इतनी दूर क्यों आना पड़ा? रीना कहती है फ्यूचर रोमांटिक एज जैसा नहीं है जिसमें तुम आए थे, यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ पे लड़ना मना है। जिनवॉल कहता मुझे लगता है फ्यूचर कायरो से भरा हुआ है। मार्शल कहता रीना मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने इसके लिए इसलिए हामी भरा क्योंकि तुमने कहा था कि इंसानियत के लिए है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे भी पहले गुस्सा आ गया था लेकिन उस शख्स ने टुनकिस को हरा दिया। संयम बरतने के बावजूद भी मैं उसे नहीं हरा सकता, इसके अलावा मैं इस हालात में उससे कैसे लड़ सकता हूँ? रीना कहती मैंने उसका समाधान कर दिया इसलिए चिंता मत करो। हे क्या तुम एक पल रुक सकते हो, हमें कुछ तैयारी करनी है। जिनवॉल कहता तुम्हें तैयार होने की जरूरत है तो तुम मुझसे बिना तैयारी के मिलने की प्लान नहीं बना रहे थे। वैसे तुम्हारे बगल वाला शख्स कुछ समय के लिए ठीक नहीं लग रहा, क्या वो ठीक है? अभी हम रीना के सामने एक बॉक्स को देखते हैं। मार्शल कहता रीना ये क्या है? कहती ये तुम्हारा नया पैर है, इसे पहन कर देखो, शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मार्शल कहती क्या ये आर्सेनोस प्लेनेट से आया हुआ है, एक आर्टिफिशियल लेग है। रीना
कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है। मार्शल कहता तुमने इसे खर्च करने का कर्ज कैसे उठाया। रीना कहती है मैंने अपने कुछ बचत का यूज किया। और मार्शल का मुंह बनते हुए कहते मेरे पैसे कहाँ चले गए। रीना कहती है और मुझे अपने टीममेट से थोड़ी मदद मिली। मुझे कहना पड़ेगा ये पैर पाना आसान नहीं था। मार्क उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता थैंक यू, मैं इस बार अपनी पूरी जोर लगाऊंगा। इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। रीना कहती है तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिनवल कहता जल्दी करो, मुझे इसे अपनी बॉडी से जल्दी ही उतारना है। मार्शल कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। रीना कहती है मार्शल तुम्हारे जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिनवल कहता तो क्या वो सारा हंगामा सिर्फ एक बुद्धू के खिलौने के पैर को जोड़ने के लिए किया गया था। मार्शल कहता चुप रहो, मेरी प्रोस्थेटिक लेग को अपमान करने की हिम्मत मत करो। रीना कहती हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ज्यादा घमंड नहीं दिखाती। जिनवल कहता घमंड, तुम लोग ही घमंडी हो। और मार्शल पर अटैक करते हुए कहता मैं नहीं। मार्शल मन में कहता वो आ रहा है, लेकिन तभी मार्शल हैरान होता है और उसके अटैक से आसानी से बचते हुए कहता उसकी हरकत में क्या चल रहा है। जिनवल भी कहता डैम इट। मार्शल फिर से उसके अटैक से बच जाता है। उसे देखते हुए उसके चेहरे पे किक जड़ देता है। जिनवल को भी कुछ समझ में नहीं आता। रीना इविल स्माइल देती है। जिनवल वहीं पे बेहोश हो जाता है। मार्शल मन में कहता है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने कहा था। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। मार्शल कहता है तुम कह रहे हो कि मुझे उस शख्स के पिछले मैच से डरना नहीं चाहिए। रीना कहती है अगर तुम हमेशा की तरह लड़ोगे तो उसे आसानी से हरा दोगे। मार्शल कहता मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो। रीना कहती चिंता मत करो, उसका फिजिकल एबिलिटी अभी एवरेज में भी नहीं है। मार्शल कहता तो आखिर कैसे। रीना कहती देखो ये पाबंदी निचले लेवल के जीव को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। असल में गैलेक्टिक अलायंस के ज्यादातर सिस्टम निचले लेवल की यानी कि हमारे जैसे सिविलाइजेशन को ध्यान में रखकर इन्हें नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में किसी चूहे का हाथ को बेहोश करने वाली दवाई देना है। अभी उस शख्स ने मार्शल आर्ट का यूज करके अपनी ताकत नहीं लगाई है, इसलिए उसको अंदाजा नहीं है कि ये रिजेस्ट्रेक्शन उसको बॉडी को कितना कंट्रोल कर रही है। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हो गया और वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, ये रिजेस्ट्रेक्शन उसकी बॉडी पर और भी ज्यादा असर करेगी। आगे बढ़ते हुए बताती लेकिन ये रिजेस्ट्रेक्शन आमतौर पर लेवल 2 या उससे ऊपर की सिविलाइजेशन यूज करती है। रीना को ये बातें कैसे पता चली। लेवल 1 का कोई भी अगर इसे यूज करे तो उस पर क्या असर होगा। रीना बताती है 20 साल है ना, इसमें बहुत ही लंबा समय लग गया। वो घिनौने इंटरनेशनल ह्यूमन तस्करी गिरोह जिस बात को अतीत में गैलेक्टिक अलायंस ने भी नजरअंदाज कर दिया था, वहाँ किसी खास शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी छिपकर बिताई और जितनी भी जानकारी मिल सके सबको इकट्ठा किया। अब कोई आखिरकार ऐसा शख्स मिल गया है जो उस नॉलेज से उस वेपन को चला सकता है। तैयार हो जाओ तुम एलियन कमीनो। फिर से हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं और मार्शल जिनवुल पे भारी पड़ता है। जिनवुल भी कहता है डैम इट, काश ये नेकलेस मेरे गले में ना होता। रीना कहती है मार्शल अब मुझे जाना होगा, इसलिए आज का काम यहीं पे खत्म करते हैं। मार्शल उसे ही देख रहा होता है, कह रहा रीना क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग उसे अगले मदद में मदद करेगी। जैसा कि उन्होंने कहा अगर उसके पास वो रिजेक्शन, जैसा कि उसने कहा अगर उसके पास वो नेकलेस ना होता तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाता। रीना कहती है मार्शल तुम्हें क्या लगता है हमारे और हाई लेवल के सिविलाइजेशन के बीच क्या अंतर है। मार्शल कहता अच्छा क्या वो कॉस्मो फोर्स को यूज कर सकते हैं या नहीं। रीना कहती है छोटे लेवल पर तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन अगर बड़े तस्वीर को देखे तो असली फर्क यह है कि हाई लेवल की सिविलाइजेशन में सामान्य सोच और भौतिक नियम की सीमा को पार करने की एबिलिटी होती है। हम जैसे लेवल 1 के लिए बॉडी से अलग निकलना या अचानक वेपन को निकालना पूरी तरह से नामुमकिन और समझ से परे है, लेकिन हाई लेवल के सिविलाइजेशन के लिए ऐसे बदलाव हाथ लेने जितने आसान है। शायद जब हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी तो जो चीजें आज हमें नामुमकिन लगती है वो हमारे लिए बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी, जैसे उड़ पाना या हाथ पैर उगा लेना। और इस एबिलिटी को मापने का असली पोटेंशियल ये हर एक सिविलाइजेशन को मिलने वाली नॉलेज पर निर्भर करता है। हाई लेवल के सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा नॉलेज को हासिल कर सकती है वो हमारी तुलना में बहुत ही विशाल है। आखिरकार नॉलेज तभी काम आता है जब उसका सही तरीके से यूज किया जाए। इसलिए अगर वो किसी भी चीज को जानने के बारे में कोशिश ना करे तो शायद वो हमारी पावर के बुनियादी तरीके को भी ना समझ पाए। इससे हम उसे अचानक चौंका सकते हैं। लेकिन जिनवुल माँ के मामले में उनको पहले मैच में जितना ज्यादा ध्यान मिला है उससे काफी संभावना है कि इस फाइट में सामने आई हर जानकारी का पहले ही जांच किया जा चुका है। जिनवुल माँ बचाव पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए अगले मैच में है इसकी बड़ी कमजोरी बन सकती है। मार्शल कहता लेकिन रीना तुम्हारी बात कर सुनकर ऐसा लगता है मानो इस शख्स को इंसान से ज्यादा एलियन मानते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो पृथ्वी का ही इंसान है। रीना कहती चिंता मत करो, ये सिर्फ उसके व्यवहार के मामले में ही है। जिनवुल 100% इंसान है। जब मौका मिलते ही मैंने इसकी जांच कर ली। मार्क कहता तो इसका मतलब यह है कि हमारे फर्स्ट ट्रायल को पार करने के बाद भी इंसानों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। रीना कहती इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, बदलाव धीरे धीरे ही आएंगे। तो बताती है सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने के नियम 1 मैच जीतने के बाद प्रतिनिधि अगले लेवल के जीव में बदल जाता है। सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के दूसरा नियम प्रतिनिधि के अलावा उसी प्रजाति के बाकी लोग तुरंत सिविलाइजेशन के अगले लेवल पे नहीं पहुंचते। और सिविलाइजेशन को बढ़ाने के तीसरे नियम जब तक प्रतिनिधि अपने रैंक बनाए रखता है तब तक उसी प्राणी के बाकी लोग धीरे धीरे अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। मार्क मन में कहता है अगर अर्थ की टीम ज्यादा मैच जीतेगी तो इंसान का नॉलेज और विज्ञान आगे बढ़ेगा और आखिर में हम एक ऐसा इलाज बना सकते हैं जिससे पूरी इंसानियत को बचाया जा सके। तभी कोई कहता इस ट्रेनिंग का पूरा मकसद अलग अलग लिमिटेशन के
अंदर जिनवोल की ताकत को बढ़ाना है तो गड़बड़ लग रही है ना। इससे उन दोनों ध्यान उस पर जाता तो हम देखते एक्रामाइन होता है जो कहता है रेटिंग में एक एवरेज स्पेस जर्नलिस्ट हूँ। रीना कहती एक इंफ्यूरियन। मार्शल कहता क्या एक इंफ्यूरियन। रीना कहती हाँ वो एक ऐसे घिनौने जीव है जो लोगों के दिमाग में झांकने के लिए कलम जैसे इक्विपमेंट का यूज करते हैं। मन में कहती उसे हमारे बारे में पता है। इसी तरह उसने पैनोन का मेमोरी को भी देखा था। रीना कहती है कुछ तो गड़बड़ है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक्रामाइन कहता अच्छा मैं तुम्हारे आखिरी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रही थी। इस पृथ्वीवासी की एबिलिटी पहले लेवल की सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा है, बल्कि अगर कुछ कहा जाए तो लेवल 3 के ज्यादा करीब है। ऐसे में तुम्हारी मौजूदा हालात कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब है जिस पर जिनवोल को प्रतिनिधि के रूप में दर्ज किया गया था उसी पर तुम पृथ्वीवासियों के लिए आगे बढ़ने की संभावना बन गई थी। लेकिन जैसा कि तुमने देखा अब तक इसका कोई भी संकेत नहीं मिला है ना। वो धरती के बाकी लोगों से पूरी तरह से अलग अस्तित्व है। मन में कहती ये सब क्या हुआ। एक्रामाइन कहता है ये कैसा रहेगा, मैं इससे इसकी पहचान का पुष्टि करूंगा। तुम्हारे साथ वो राज को साझा करूंगा जिसे विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मार्क जिनवोल को पकड़ लेता और कहता पीछे हटो इंफोरियन, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। मन में कहते क्या मुझे इसे कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ मैं अपनी रिजेक्शन को हटा सकूं। इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी, आखिरकार अभी भी बहुत समय है। जाते हुए कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किसी ऐसे अजनबी पे भरोसा नहीं कर सकते जिसे तुम अभी अभी मिले हो। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी ये पता लगाने में मदद की जरूरत पड़े कि वो कौन है तो मुझसे संपर्क करना। हम उसके चेहरे को देखकर वो कहते हैं क्योंकि मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके जाने के बाद वो राहत की सांस लेते हैं। मार्शल कहता रीना इंफोरियन ने जो अभी किया उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। रीना कहती शायद वो बेतु की बातें इसलिए कह रही है क्योंकि वो जिनवोल के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपनी आखिरी उम्मीद को हर तरह से मदद करें ताकि वो अगला मैच हर हाल में जीत जाए। 15 दिन बाद का सीन देखते हैं। लिवाडोन कहता है अब 8वां राउंड का दूसरा मैच शुरू होगा। पहले प्रतियोगी 130 रैंक वाले प्लैनेट टेंसबरी का प्रतिनिधि है। साथ ही इन्होंने इसी टूर्नामेंट के पहले राउंड में सबसे तेज जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। ट्रांसपेरेंस मिस्टीरियस जीव है जो उसमें एनर्जी का कंट्रोल कर सकता है। इस पावर का यूज करके वो अपने प्लेनेट को गार्डियन ड्यूटी के रूप में काम करते हैं। अपनी जाति के 4 लाख लोगों की एनर्जी को अपने अंदर यूज करता है। मैं तुम्हें देता हूँ बरकन। ये लेवल 2 के सिविलाइजेशन होते हैं। लिवाडोन कटा उस पिलर को काबू में करने के लिए यूज किए जाने वाले उस बड़े रिस्ट्रिक्शन को देखो। वो मॉन्स्टर उससे आजाद होते हुए जबरदस्त धार लगाता है। लिवाडोन कटा आखिरकार अरबों की पावर वाला वो डीमन अब रीना में उतर रहा है। मार्क कहता वो तो बहुत ही आकर्षक है। रीना कहती चिंता मत करो, इस मामले में हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। मार्क कहता तुम्हारा क्या मतलब है। रीना कहती है तुम देखो लिवाडोन कटा उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो है कभी सबसे नीचे लेवल के सिविलाइजेशन। लेकिन इसी सिविलाइजेशन के उस वॉरियर ने गैलेक्सी में सबसे बेहतरीन लोहार को हरा दिया था। लेकिन हम देखते जिनवोल टूटी फूटे हालात में बाहर की ओर आता है। लिवाडोन भी हैरानी से कहता बाप रे उसे क्या हुआ। रीना कहती है देखो मैंने तुमसे कहा था। लेकिन मार्क तो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है और कहता तुमने हमारे प्लेनेट को प्रतिनिधि के ऐसे हालात में कैसे छोड़ दिया। रीना कहती है शांत हो जाओ, उसके लिए इस तरह की चोट कोई मायने नहीं रखती। जैसे जिनवोल का रजिस्ट्रेशन बंद होता है उसकी बॉडी पल भर में ठीक होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। लिवाडोन कहता है जैसे जिनवोल अरीना में आता है उसके ऊपर लगाई गई रजिस्ट्रेशन भी हटा दी जाती है। मार्शल कहता है उसकी एबिलिटी हमेशा हैरान कर देती है। चेयर करते हुए कहता तुम ये कर सकते हो जिनवोल, उन्हें दिखाओ कि तुमने किस चीज की ट्रेनिंग की है। जिनवोल काफी ज्यादा भड़क जाता है। कहता उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की। मैं कसम खाता हूँ मैं उन सबको मार डालूंगा, लेकिन अभी के लिए वादा तो वादा है। पहले मैं इस दरिंदे को मार गिराऊंगा फिर उन्हें खत्म कर दूंगा।